अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। हमें ये एक तासुर दिया जा रहा है जो इकोनॉमिस्ट्स हैं और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स हैं इस मुल्क के कि ये जो ओवर करेक्शन हो गई है वो इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, जिसमें कि रज़ा बाकर साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं जो एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डी फैक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ओवर करेक्शन कर दिया, यानी कि जो इन्होंने कमिटमेंट्स की थी फंड से उससे ज़्यादा कर दिया है। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी अपने गेस्ट से जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। ये मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या ओवर करेक्शन is good economics or bad economics, and specifically with respect to Pakistan today? Welcome to the show, Dr. साहब। जी बिस्मिल्लाह। देख, आपने बड़ा मुनासिब सवाल किया है। डॉक्टर साहब, लेट मी गो वन बाय वन। I would like to start off with, पहले तो ये था कि जो दो प्रायर कंडीशंस थी जो स्टेट बैंक की थी, एक तो था फॉरेन एक्सचेंज को आप मार्केट बेस कीजिएगा। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि मई में जब 6 मई को रज़ा बाकर साहब ने पोजीशन ली और 12 मई को उन्होंने एग्रीमेंट कर ली थी विद द फंड कि हम मार्केट बेस करेंगे, मगर इफ़ यू लुक एट डेटा, मई में पाकिस्तान का रुपए जो था वो अंडर वैल्यूड था, वो ओवर वैल्यूड नहीं था बाय 3%। जब इन्होंने मार्केट बेस किया तो वो एकदम से 10% हो गया था बाय जून। वाज दैट अ गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव? देखिए, बात यह है कि पिछली हुकूमत के ज़माने में यकीनन रुपए की कदर जो थी वो बहुत ओवर वैल्यूड थी और तकरीबन एक पीक पर 27% तो हमारी करेंसी जो थी। जी डॉक्टर साहब, बट इन मई इट वाज अंडर वैल्यूड according to State Bank of Pakistan website। जी बिल्कुल ठीक। आपके पिछले साल पहले आपकी जो लास्ट ईयर थी मुस्लिम लीग हुकूमत की, उसमें उन्होंने कुछ कम किया था, फिर इंटरिम ने कम किया, फिर इन्होंने आके भी कम किया था बिफोर मई। जी जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तकरीबन 50% आपने करेंसी में एडजस्टमेंट की दिसंबर 2017 से लेकर आज तक, जी, क्या वो आप जिस तरह आप कह रही हैं कि क्या ये एक प्रोसेस ऑफ ओवर करेक्शन था? अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस वक्त अपनी करेंसी को तकरीबन 7% अंडर वैल्यू रखा है। ये स्टेट बैंक के अपने कैलकुलेशन है। तो यानी कि रुपए की कदर इस वक्त तकरीबन 145 के करीब होनी चाहिए थी, वो 160 के करीब है, उससे भी कुछ कम है। अलबत्ता ये है कि नताइज तो मुनासिब हैं, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में यकीनन कमी बहुत आई है और अल्लाह के फजल से ये रिटेन रहे तो बहुत अच्छा है। मगर दूसरी तरफ आप ये सोचिए कि जब आप करेंसी को 50% गिराते हैं 1.5 साल के अंदर, उसके नतीजे में अफराते ज़र जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि 3.9% से आज अगर आप जो नया इंडेक्स लें तो वो 11.4 और पुराने इंडेक्स के तहत तो 12.5% तक पहुंच चुका है। तो ये इसका बोझ जो है, आम तौर पे जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तो आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो बर्डन है, जो बोझ है एडजस्टमेंट का, वो थोड़ा सा आप उसको वक्ती तौर पर स्प्रेड करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। लेट मी आस्क यू कि जब एक करेंसी ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है जो कि मई में थी रुपया, अगर उस वक्त आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उसकी क्या वजह है और उसकी why was that not taken into consideration कि एक्सपोर्ट्स आपकी उस अंडर वैल्यूड रुपी से नहीं बढ़ेंगी क्योंकि हमारी और बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। why was that not taken into consideration? और जो आप कह रहे हैं कि 7% अब है अंडर वैल्यूड, as you know एक्सपोर्ट्स ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, मार्जिनल इंक्रीज है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात मुनासिब है। देखिए, और इंपोर्ट्स भी डॉक्टर साहब जो कम हुई हैं वो सेमी फिनिश्ड वो जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी कमी बेशी हुई है। दे आर नॉट रियली लग्जरी आइटम्स। जी 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 बिल्कुल, आपकी दोनों बातें मुनासिब हैं।
देखिए हुआ ये कि एक्सपोर्ट्स में उस वक्त आप एक बड़ा इम्पैक्ट देख सकते थे जी कि अगर हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं जी वो जो डॉलर प्राइस है एक्सपोर्ट्स की वो तकरीबन उतना ही गिराएं जितना आपने करेंसी को डिवैल्यू किया है। अब आपने करेंसी को 50% डिवैल्यू किया और जो आपके एक्सपोर्टर्स ने डॉलर प्राइस कम की है वो 10% से कम की है। तो ये क्या वजह है कि कंपेटिटिवनेस में इसलिए इजाफा नहीं हुआ कि जो एक्सपोर्टर्स ने उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया बेनिफिट्स ऑफ द डिवैल्यूएशन टू द इंपोर्टर्स। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि क्या है। एक तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट कंटेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, That's तकरीबन right. जी। 30% तक। सही दूसरी तरफ जो फैक्टर प्ले कर रहा है कि इसी दौरान आपने बिजली और गैस की कीमतों को बेतहाशा बढ़ाया, सही खास तौर पे गैस की। तो जो कॉस्ट्स इनकी बढ़ गई हैं उसके नतीजे में वो बेनिफिट्स ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। और तीसरा एक फैक्टर जो बहुत कम लोगों ने उस पर गौर किया है कि काफ़ी सालों से टेक्सटाइल सेक्टर खास तौर में नई इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई थी। आपके पास कैपेसिटी इतनी मौजूद नहीं है कि आप एक एग्रेसिव अंदाज में अपने एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम बढ़ाएं। अब आप देखिए कि कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट की वॉल्यूम गिरी है, हैरत अंगेज बात है। जी और लिहाजा जो बेनिफिट्स होने थे डिवैल्यूएशन के वो इसलिए हासिल नहीं कर पाए कि उसकी बेनिफिट आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, अपने कंपेटिटिवनेस को नहीं बढ़ाया और कंस्ट्रेंट्स थे आपकी कैपेसिटी के फुल। सो आप इन अ वे कह रहे हैं डॉक्टर साहब के डिस्कनेक्ट था। एक तरफ से आपने एक्सचेंज रेट को अंडर रुपी को अंडर वैल्यू किया, दूसरी तरफ से आपने उनकी कॉस्ट बढ़ा दी। सो देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड मूव नहीं था। बट ये आपको मालूम है कि ये सारा जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो जिनके साथ एग्रीमेंट किया उसमें दोनों चीज़ें हैं। सो इट वाज नॉट वेल थॉट आउट। आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक डॉक्टर साहब। आई विल रिक्वेस्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछा था कि क्या वजह है कि ये जो हमारी पॉलिसी थी ऑफ द रुपी विच इज़ ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ IMF, जो कंडीशंस वगैरह जो एग्री की हैं इन्होंने, और जो एट द सेम टाइम इन्होंने फिर वो यूटिलिटी रेट्स भी बढ़ा दिए, तो क्यों नहीं कोई पॉलिसी की जो सिंक्रोनाइज्ड हो सके बेहतर? मेरा ख्याल ये है कि हमें एक जिसे कहते हैं ना एक सोचे समझे अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए था। और कोशिश ये होनी चाहिए थी कि रिफॉर्म्स जो हैं वो सारे एक वक्त पर ना हो। जब आप इस तरह करते हैं तो उसका जो कंबाइंड बोझ है जी जी माशी हालात पे इतना भारी पड़ता है कि इकॉनमी जिसे कहते हैं तकरीबन रुक जाती है। और यही हुआ है हमारे माशी हालात के बारे में। अब आप ये देखिए कि पिछले जुलाई के महीने में इंडस्ट्रियल आउटपुट में 3.5% कमी आई है। अब हमें ये खबर मिल रही है कि कपास की जो पैदावार है वो इस साल और कम होगी। 33% लोअर देन एस्टिमेट। इमेजिन। तो अब आप ये, और उसकी वजह ये है कि आपने गैस की कीमत बढ़ाई, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई, आपने डिवैल्यूएशन किया तो बाकी जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फॉस्फेट्स वगैरह उनकी कीमतें बढ़ गई। आपने जो आउटपुट प्राइसेस हैं वो ही रखे। नतीजा ये डॉक्टर साहब, लाइक कम बैक टू माय क्वेश्चन टू यू कि ये आपने एक जो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड रुपी था और जो बिल्कुल इट वाज नॉट रियली इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स और वेरी मार्जिनली, and at the same time they went and they undervalued it more. Was that bad economics? It was unnecessary. And in You're that not sense, willing to go it that was far. bad economics. It was देखिए unnecessary. बात यह है कि आप जब अंडर इवैल्यूएशन की तरफ चले जाते हैं तो उसके नतीजे में जो अफरात ज़र आप हमारे पैदा करते हैं हमारी इकोनॉमी में, उससे जो आम एंड ऑल्सो एक्सटर्नल डेट राइजेस डॉक्टर साहब कितना ज़्यादा बढ़ गया। मगर मुझे इस वक्त परेशानी अफरात ज़र की है। अब आप सोचिए कि खाने पीने की चीज़ों में 15% इजाफा।
اب آپ یہ سوچئے کہ آپ نے آٹے کی قیمت تقریباً 15%، آپ نے چینی کی قیمت 35%، آپ نے سبزیوں کی قیمت 40-45%. ابھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, let me come to the other overcorrection that in my mind is an overcorrection. وہ اگر آپ IMF کا ڈاکیومنٹ پڑھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ مئی میں جو ایگریمنٹ ہوئی تھی, پرائر ایگریمنٹ تھی, کہ آپ 150 بیسس پوائنٹ بڑھا دیں, اور وہ پھر غالباً 12.25 انہوں نے مئی میں بڑھا دیا تھا بائی اینڈ مئی. اور وہ میرا خیال میں اس ٹائپ کی کریکشن ہم سارے سپورٹ کر رہے تھے, بیکاز دیر واز اے نیڈ ٹو موپ اپ سم ایکسیس liquidity, and it was about I think 4 percentage points higher than the core inflation, but I think اس وقت تک we were all supportive of that. But what was the justification for raising it further in July by 100 basis point to make it 13.25, جس سے کہ سارا جو انڈسٹریل سیکٹر کی آپ نے بات کی کہ کس طرح آؤٹ پٹ نیچے ہے, they are up in arms now. Was that overcorrection justified? پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک نئی پالیسی کی کوشش کی ہے. جی, مانیٹری پالیسی کمیٹی کو شاید انہوں نے کنونس کر دیا کہ کور ریٹ آف انفلیشن کو نہ دیکھیں, آپ ہیڈ لائن ریٹ آف انفلیشن کو دیکھیں, یعنی کہ جو اوور آل انفلیشن ریٹ ہے. اور اس کے لحاظ سے بھی جون کے مہینے میں آپ یہ سوچئے کہ افراط زر کی رفتار جو تھی وہ 9% تھی, تو اس وقت بھی 13.5% لے. اب آرگیومنٹ یہ پیش کیا گیا کہ جی آنے والے مہینوں میں یہ 13% ہو جائے گا. صحیح. اب اس طرح تو آپ نہیں کرتے. میں بھی بیٹھا ہوں مانیٹری پالیسی کمیٹی میں, اور پھر میں نے اسٹیٹ بینک کو دیکھا جب میں حکومت میں تھا, تو ہماری پالیسی یہ ہوتی تھی کہ 2 یا 3% کور انفلیشن کے اوپر آپ رکھیں. تو جون کے مہینے میں مشکل سے یہ 11%. And Dr. Saab, there was a reason why you did that. Could you tell our viewers that reason? The reason is کہ جو کور انفلیشن اور ہیڈ لائن انفلیشن میں جو فرق ہے وہ خاص طور پہ جو جسے کہتے ہیں نا انرجی کی قیمتیں جو ہیں اور کھانے پینے کی قیمتیں, اب ان میں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سی چیزیں باہر سے آتی ہیں. اگر تیل کی قیمت بڑھ جائے تو آپ کا وہ ہیڈ لائن انفلیشن بڑھتا ہے, مگر کور انفلیشن اس لیے نہیں بڑھتا کہ ڈیمانڈ میں کوئی فرق نہیں پڑا اکانومی میں. تو یہ تو آپ اس لیے ان چیزوں کو ہٹاتے ہیں جن کو آپ کا کوئی زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا ان کی قیمتوں پر. سو اسٹیٹ بینک, آپ افیکٹولی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے when they manipulate the rate of the discount rate, صرف کور انفلیشن کے کمپوننٹس پہ ہوتا ہے, not on headline. بالکل, اور ایسا پچھلے 40-50 سال سے رہا ہے. اب ایک نیا سسٹم ایجاد کیا گیا ہے, اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ IMF کے اپنے ٹیکنیکل نوٹس میں وہ خود کور انفلیشن کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو موو کیا گیا جوش میں, میرے خیال سے نئے جو گورنر آئے تھے وہ بیچارے تھے جلدی ریزلٹس آ جائیں تاکہ لوگ خوش ہوں. یقیناً جلدی ریزلٹس تو آئے ہیں, وی گیو ہم ڈیو کریڈٹ. بٹ وہ صرف اس کی وجہ سے تو نہیں آئے نا, there are other factors at play. We'll discuss that after a short break. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب, تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے, اس میں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے جنہوں نے $11 بلین پروکیور کیے تھے فرام فرینڈلی کنٹریز, اس کا بھی ہاتھ ہے یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. اور صرف یہ روپی کی انڈر ویلیو کو بڑھانا اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کی وجہ سے تو نہیں ہوا نا ڈاکٹر صاحب, یہ اور بھی فیکٹرز ہیں, رائٹ؟ دیکھیے, اس میں آپ نے جو بات کہی ہے اس میں یقیناً سعودی عربیہ سے جو ہمیں آئل کا ڈیفرڈ فیسلٹی اس سال مل رہا ہے, اس سے تقریباً سال بھر میں $3.2 ارب کا فائدہ ہوگا. تو وہ ایک فیکٹر ہے. ساتھ ساتھ جو سب سے آپ نے جس کا ذکر آلریڈی کیا ہے کہ آپ کے جو را مٹیریل, اب آپ سوچئے حیرت انگیز بات کیا ہے کہ ٹیکسٹائل کی جو انپٹس ہیں, سنتھیٹک ہے, کاٹن ہے, اس طرح کے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے ایکسپورٹس کے لیے, اس میں 10% والیوم میں کمی آئی ہے. تو کیا ہمارے ایکسپورٹس 10% ختم ہونے والے ہیں, کم ہونے والے ہیں عنقریب؟
दूसरी तरफ जो सबसे हैरत अंगेज चीज़ है जी। कि आपके आयरन एंड स्टील इंपोर्ट्स में तकरीबन 30 से ज़्यादा फीसद, पेट्रोलियम इंपोर्ट्स में 36%। ये क्या हो रहा सही। है? लगता है ये कि इकॉनमी बिल्कुल ही एक जगह आके न सिर्फ रुकी है मगर नीचे जा रही है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक ट्रेंड है Okay. और रिडक्शन जो होना चाहिए था। It needs to be corrected. डॉक्टर साहब फाइनली हमारे पास टाइम बहुत कम है, फाइनली आई वुड लाइक टू आस्क कि वो जो हमारे शब्बर जैदी साहब भी हैं, वो इज़ अ वेरी कमिटेड डेडिकेटेड मैन एंड अ वेरी ब्राइट मैन, बट वो भी कोई ज़्यादा ओवर करेक्शन नहीं कर रहे इन ट्राइंग टू डू एवरीथिंग एट वन गो? एब्सोल्युटली, मैं तो समझता हूं कि फिस्कल पॉलिसी हैज गॉन टू एन एक्सट्रीम के आपने एक वक्त पे सारे रिफॉर्म्स जो पिछले 20 साल से हमने नहीं किए थे, आपने उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ये क्रिएटेड सम डिग्री ऑफ केओस। अब आप देखिए कि ट्रेडर्स के साथ जो आपने किया है, ख़ास तौर पर छोटे छोटे ट्रेडर्स, आपको तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बड़े लोग हैं जिनके इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं और जिनके इवेजन बहुत बड़े पैमाने पर होती रही है, उनके पीछे आप जाएं। ये छोटे छोटे आप एंड फाइनली डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, आपके जो हर चीज़ पे इन्होंने कटौती की है, बट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो तो छूट दी हुई है। 30% इजाफा अगर आप डिफेंस और डेट सर्विसिंग को निकाल दें, ये हैरत अंगेज इजाफा है। ऐसा पाकिस्तान डॉक्टर साहब इन्होंने बिस भी उस पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो भी उसमें डाला हुआ है वैसे करंट एक्सपेंडिचर में। आई थिंक वो शायद इस बात से डाला, जब उसकी कटौती करेंगे तो कहेंगे देखो जी हमने करंट एक्सपेंडिचर कम किया है। नहीं, देखिए उसकी वजह से तो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फिर कम होना चाहिए था। सही है। अलबत्ता उसमें भी 40% इजाफा है। सही। अब आप देखिए क्या होता है। They'll have और to मैं cut- आखिरी बात जी, एक कह दूं जी जी कि पहले 2 महीने का जो बजट का खसारा आया है, जो स्टेट बैंक ने फिगर्स दिए हैं ऑन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जी। उसके तहत पहले 2 महीने में 870 अरब का खसारा हो चुका है और ये 2% है हमारी इकॉनमी का, और साल में आपको इसको महदूद करना है 8% तक। 2 महीने में 2%, जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं तो खुदा ना खास्ता कहीं 12% तक ना पहुंच जाएं। अल्लाह करे which कैसा ना is हो। not sustainable। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ख़वातीन हज़रात, आपने सुना हमारे दोनों जो इकोनॉमिक टीम लीडर्स हैं, बाकर साहब भी और हफीज़ शेख साहब भी, ये दोनों बहुत ही पढ़े लिखे हैं एंड एट द सेम टाइम दे हैव एक्सपीरियंस इन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, बट समहाउ इनकी जो उन्होंने जो ट्रांसलेट किया है ऑन द पाकिस्तान इकॉनमी, इट इज़ अ सोर्स ऑफ सीरियस कंसर्न। और अनफॉर्चुनेटली मैं फिर ये इसको एम्फसाइज़ करना चाहूँगी, अनफॉर्चुनेटली जो प्राइस है वो आपको और मुझे पे करनी पड़ रही है, वो इन लोगों को पे नहीं करनी पड़ रही है। एंड आई थिंक दैट ऑन दैट वेरी वेरी डिस्टर्बिंग नोट, आई विश द प्राइम मिनिस्टर वुड टेक नोट ऑफ दैट। ऑन दैट डिस्टर्बिंग नोट इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।